Hello everyone. This is the seventh video of the chapter molecular basis of inheritance. ये molecular basis of inheritance का सेवन्थ वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने काफ़ी पोर्शन इसका कवर कर दिया है. नाउ इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली होता है, मतलब जो भी हेरिडिटरी मटेरियल होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, इसमें डीएनए वर्सेस आरएनए, दैट मीन्स कि हम इसमें डीएनए की और आरएनए की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों में से बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है और नेचर ने किसको प्रेफर किया है एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को या आरएनए को, और क्यों. ठीक है, तो ये देखेंगे और इसके बाद हम लोग एक रिप्लिकेशन के मोड की जो रिप्लिकेशन का जो मैनर होता है वो एग्जैक्टली उसके बारे में किसने बताया था उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. देखो, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया. मतलब जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको मिनिमम ये क्राइटेरिया फॉलो करना होता है. तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं. बोर्ड में आपका क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द जेनेटिक मटेरियल, तो आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो. जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका. रिप्लिका मतलब होता है कॉपी. मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी कॉपी कर सके. कॉपी का मतलब अपने जैसी और कॉपी बना सके, दैट मीन्स रिप्लिकेशन कर सके या डुप्लीकेशन कर सके. मतलब रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन अगर वो कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है, तो ये पहला क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल का. दूसरा क्राइटेरिया, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो केमिकल, उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर जो उसका जो एग्जैक्टली जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी स्टेबल होना चाहिए. मतलब उसका केमिकल नेचर और उसका फिजिकल फॉर्म ये दोनों ही उसकी स्टेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि ज़रा सा भी अगर इन्वायरमेंटल कोई डिस्टर्बेंस होता है और उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, तो उसमें नहीं होना चाहिए. क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है उसको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करने की, स्टोरेज की, तो इसलिए उसको केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए. इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, और उसमें स्कोप होना चाहिए स्लो चेंजेस का. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स्ड है, फर्म है कि 1000 10,000 लाखों साल चेंज हुए जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. अगर ऐसा होगा तो फिर जो स्पीशीज़ हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व नहीं कर पाएंगे बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ. क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो लगातार बदल रहा है और आगे बदलता रहेगा. तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स है उनको अडेप्ट होना पड़ता है, उनको बदलना पड़ता है. तो इसलिए जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें स्कोप होना चाहिए स्लो चेंजेस का. कभी कभी म्यूटेशन भी हो सकता है, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन. मतलब जो भी उसमें चेंजेस हैं उसका भी स्कोप होना चाहिए. अगर बिल्कुल चेंजेस नहीं होंगे तो एवोल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, एवोल्यूशन उस तरह से नहीं हो पाएगा जैसा उसको होना चाहिए. दैट मीन्स कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है शुड प्रोवाइड अ स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. ठीक है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर. दैट मीन्स मेंडल ने जो लॉज बताए थे, जो करेक्टर्स के लिए, जो फैक्टर्स के लिए लॉज बताए थे, उन लॉज को भी फॉलो करना चाहिए. उसको मतलब एक मेंडेलियन करेक्टर्स का जो लॉज थे उनको उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस होना चाहिए. ठीक है, मेंडेलियन करेक्टर्स के फॉर्म में. तो जैसे जो मेंडल करेक्टर थे जीन्स, उसके फॉर्म में उसको भी एक्सप्रेस होना चाहिए. बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग, आपने देखा होगा कि जो बेस पेयरिंग का रूल है कि एडेनिन बॉन्ड्स विद थायमिन एंड गुआनिन बॉन्ड्स विद, जो बेस पेयरिंग का रूल है कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे, वो दोनों न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए दोनों फॉलो करते हैं. इवन आपको पता है कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट आपको ये पता है कि आरएनए भी जब भी फॉर्म होता है तो वो बेस पेयरिंग रूल के से ही फॉर्म होता है. मतलब जो कंप्लीमेंट्रिटी होती है उसको फॉलो करके ही वो आरएनए का फॉर्मेशन होता है. जिस तरह से डीएनए के स्ट्रैंड पे दूसरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, डीएनए की कॉपी होती है, वैसे आरएनए भी उसी रूल को फॉलो करता है. तो जो रूल ऑफ बेस पेयरिंग और कंप्लीमेंटरिटी वो दोनों न्यूक्लिक एसिड फॉलो करते हैं.
एंड हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, और दोनों के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने रिप्लिकेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज, जैसे प्रोटीन, अब इस जगह पे जो बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्रिटी की बात आती है, यहाँ पे जो जो तीसरा मेन मॉलिक्यूल था जो इस रेस में था पहले, प्रोटीन, वो फेल हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो फर्स्ट क्राइटेरिया भी फॉलो नहीं कर सकता। फर्स्ट क्राइटेरिया मतलब जैसे कि वो अपना रिप्लिका नहीं बना सकता, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं, प्रोटीन कभी भी अपनी कॉपी दूसरी नहीं बना सकता, वो डिपेंड होगा डीएनए और आरएनए पे। तो दैट मीन्स डीएनए अपने आप में उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं कि वो अपना रिप्लिका जनरेट कर सके, अपनी कॉपी जनरेट कर सके, तो प्रोटीन इस रेस से पहले ही बाहर है। बाकी जो अब डीएनए और आरएनए हैं उनको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है, उनमें एक क्राइटेरिया है, बट इन क्राइटेरिया को कौन अच्छे से फॉलो करेगा उसके बारे में हमें आगे देखना है। ठीक है, तो देखिए रीजंस क्या हैं कि हमने क्या, नेचर ने क्यों डीएनए को बेटर जेनेटिक मटेरियल माना देन आरएनए। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई द डीएनए इज कंसिडर्ड एज द बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। तो उसमें कुछ रीजंस यहाँ पे हैं, जैसे जो राइबोज शुगर होती है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो उसमें पेंटोज शुगर होती है, उसमें आपने देखा होगा सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है, किसमें, आरएनए में सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है, ठीक, जिसकी वजह से आरएनए जो है ये एक OH ग्रुप एक रिएक्टिव ग्रुप है, और इस वजह से जो आरएनए होता है वो ज़्यादा लेबाइल होता है, लेबाइल मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड ईजिली डिग्रेडेबल, और आसानी से डिग्रेड भी हो सकता है। दैट्स वाई इसी के कारण आरएनए को हम ज़्यादा कैटालिटिक मानते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव मानते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल सेकंड कार्बन OH ग्रुप, आरएनए इज मोर कैटालिटिक एंड मोर रिएक्टिव, so that why it is less stable. In fact, the presence of thymine in the place of uracil, अब यूरेसिल की प्रेजेंस में जो डीएनए में थायमिन होता है उसकी वजह से डीएनए को एक एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है जो कि आरएनए को नहीं मिलती। मतलब आरएनए तो एक वैसे ही सेकंड कार्बन पे OH की वजह से वो हाईली रिएक्टिव था और हाईली कैटालिटिक था, और द सेकंड थिंग कि आरएनए में यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं होता है, जिसकी वजह से आरएनए को वो एडिशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलती जो थायमिन की वजह से डीएनए को मिलती है। देयरफॉर डीएनए केमिकली, अब डीएनए जो है वो केमिकली लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि डीएनए पे डीएनए की राइबोज शुगर में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसमें सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं होता, इसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव है देन आरएनए और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है वन कंपेयर टू आरएनए। हेंस एमंग द टू न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इन दोनों न्यूक्लिक एसिड में डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए होता है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है। बट आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द करेक्टर, इसलिए जो करेक्टर्स का एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और द, तो वो बेटर आरएनए करता है। बट वाइल डीएनए इज डिपेंडेंट और आरएनए, अब देखो डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंडेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए डीएनए को आरएनए की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि बिना आरएनए के बने डीएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता, बिकॉज द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी में आपको mRNA, tRNA, rRNA और राइबोसोम जो होता है ये आपको मेन होते हैं, जिसमें से mRNA, tRNA, rRNA और राइबोसोम ये सब आरएनए पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो दैट मीन्स कि जो भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो आरएनए के राउंड अबाउट ही रहती है, उसमें आरएनए का ही बहुत बड़ा और मेन रोल है। तो दैट मीन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब है दोनों के अंदर वो प्रॉपर्टी कि दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकते हैं, बट चूँकि डीएनए के पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है इसलिए डीएनए को नेचर ने प्रेफर किया है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए को प्रेफर किया है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिकॉज फॉर इट्स स्टेबिलिटी, बट because of their catalytic nature and reactive nature the RNA having the work for the transmission of genetic information, लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को के ट्रांसमिशन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए
आरएनए बेटर होता है। तो हम लोग ने देखा कि इसमें दोनों की इम्पोर्टेंस है। डीएनए की इम्पोर्टेंस है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है इन केस ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कैटालिटिक या डायनेमिक नेचर की बात होती है, वहाँ पे आरएनए का फंक्शन बेटर है। तो दैट मीन्स डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए एक बेटर कैटालिटिक मशीनरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन और फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स। तो दैट मीन्स कि आपको ये डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अभी तक ये बात की। एक बात हम और कर लेते हैं इसके बारे में, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए की कॉपी होना, डीएनए का डबल होना। ठीक है, एक डीएनए से दो डीएनए बनना। अब यहाँ पे जो वॉटसन और क्रिक थे, जेम्स टी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने एक स्कीम प्रपोज की थी फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एंड दैट स्कीम इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन एक्चुअली डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में तरह तरह की मतलब व्यूज़ दिए गए थे। जैसे डिस्पर्सिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन दिया गया था, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन दिया गया था, और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन भी दिया था जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो इनमें से जो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है ये बिल्कुल नहीं माना जाता। डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है ये भी नहीं है। जो एक्सेप्टेबल है और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है और जो सही है वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब जो वॉटसन और क्रिक ने जो स्कीम सजेस्ट की थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं जिसके ऊपर एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है एज अ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह। मतलब पहले जैसे ये आपका ये डीएनए है, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेड वाले, जैसे डीएनए पूरा रेड है, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, एक ये इसका रेड स्ट्रैंड अलग हो गया, एक इसमें रेड हो गया। इन दोनों के ऊपर देखो आप, दोनों के ऊपर एक ऑरेंज जो ये स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड है, मतलब जो ये स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड है ये न्यूली सिंथेसाइज हुए हैं। इसके जो दोनों रेड स्ट्रैंड थे दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ये दोनों अलग हो गए और इनके ऊपर न्यू डीएनए फॉर्म हो गया। मतलब एक डीएनए से दो मॉलिक्यूल तो बने, इन दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है। मतलब अगर दो हैं तो उसमें से एक पुराना एक नया, मतलब आधा कंजर्वेटिव रहता है, मतलब आधा पुराना रहता है आधा नया बनता है। ठीक है, दो स्ट्रैंड में एक पुराना एक नया, तो इसलिए इस मोड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। आफ्टर द, अब देखो इसमें रिप्लिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है दोनों स्ट्रैंड पे, तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेंट स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। जैसा कि मैंने बताया कि जो दो डीएनए बनते हैं उनमें से एक पैरेंट स्ट्रैंड होता है जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये फ्रांसिस क्रिक ने वाटसन ने बताया था। ठीक है, बट इसके ऊपर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने का जो वर्क था वो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने किया था, एक्सपेरिमेंट दिया था, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो में इतना ही। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली तुरंत आप कमेंट सेक्शन में पूछे क्वेश्चन और आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए वीडियोस के साथ, इनको लगातार आप अपनी एनसीईआरटी बुक से कंपेयर करिए, पढ़िए और क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।